नमस्कार मित्रों, मैं दीपक कौशिक आप लोगों का मेरे YouTube चैनल आरपीएससी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने रीट लेवल सेकेंड एसएसटी का टॉपिक लेके आया हूं, जो कि कक्षा 7 का टॉपिक है। यह कक्षा 7 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में चलने वाली पुस्तक है। इसका पहला चैप्टर आप लोगों के सामने लेके आया हूं, जो कि आप लोगों के रीट के अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला ही जो चैप्टर है कक्षा 7 का एसएसटी का, उस चैप्टर का नाम है जैव मंडल और स्थलाकृतियाँ। अर्थात इस चैप्टर के अंदर हम जैव मंडल और स्थलाकृतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। बहुत से जो स्टूडेंट हैं वह रीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं और रीट के एग्ज़ाम में वह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तकें हैं उनको हल्के में लेते हैं। तो आप लोगों को ये मैं बताना चाहूँगा कि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकें हैं उनमें से अधिकांश प्रश्न रीट के अंदर उतरते हैं। आप पिछले एग्ज़ामों को देख सकते हैं, उनके एग्ज़ामों का आप अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं। उनमें भी आपको यही दिखेगा कि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकें चल रही हैं उन्हीं पुस्तकों में से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने प्रश्न पूछे हैं। तो ये पुस्तकें काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो इन पुस्तकों को मैं समझाने का प्रयास करूंगा। आप लोग लास्ट तक मेरे साथ बने रहें और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, पहला चैप्टर चलो स्टार्ट करते हैं। जैव मंडल और स्थलाकृतियाँ। यदि अपन जैव मंडल और स्थलाकृतियों को देखें तो यहाँ पर क्या लिखा है कि हमारी पृथ्वी जीवन से भरा एक ग्रह है। अर्थात जो हमारी पृथ्वी है दोस्तों, वह कंप्लीटली जीवन से भरा हुआ ग्रह है। सौर मंडल के अन्य ग्रहों से अलग हमारी पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर्याप्त मात्रा में वे तत्व मौजूद हैं जो जीवन के लिए जरूरी हैं। यहाँ पर यह क्या कहना चाह रहा है कि जितने भी अन्य ग्रह हैं पृथ्वी के बाहर, जितने भी अंतरिक्ष के अंदर, इस संसार ब्रह्मांड के अंदर जितने भी ग्रह हैं, उन ग्रहों को छोड़कर हमारी जो पृथ्वी है वही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन मौजूद है। और जीवन मौजूद है और जीवन को मौजूद रहने के लिए पर्याप्त मात्रा में वे तत्व मौजूद हैं जिनकी सहायता से जीवन का संचालन किया जाता है। ये तत्व कौन कौन से हैं? जैसे हवा है, पानी है, खाद्य सामग्रियां हैं, पेड़ पौधे हैं। ये सारा का सारा जो जीवन के जीने के लिए भौतिक तत्वों की आवश्यकता होती है दोस्तों, ये हमारे पृथ्वी के ऊपर आराम से मौजूद है। इसी कारण से हमारी पृथ्वी पर जीवन है। अब यदि अपन आगे चलें, पर कभी आपने सोचा है कि ये तत्व जैसे हवा, पानी, स्थल आदि जिसके आंचल में आप और हम रह रहे हैं, वह यदि किसी जादूगर के जादू से यदि एकदम से गायब हो जाए, जादूगर के जादू से यदि एकदम से गायब हो जाए तो क्या होगा? यदि जीवन को जीने के लिए जिन भौतिक तत्वों की आवश्यकता होती है दोस्तों, अगर वह भौतिक तत्व एकदम से गायब हो जाते हैं तो क्या जीवन कैसा होगा? जीवन निर्जीव हो जाएगा। पृथ्वी बिल्कुल एक निर्जीव पिंड की तरह बन जाएगी। जैसे अन्य जितने भी ग्रह हैं एक निर्जीव पिंड की तरह बने हुए हैं, उसी प्रकार से पृथ्वी भी एक निर्जीव ग्रह के रूप में परिवर्तित हो जाएगी यदि जीवन के जो मूलभूत आवश्यक तत्व हैं वह पृथ्वी पर एकदम से गायब हो जाते हैं। तो आगे चलें, जरा सोचिए कि यदि पृथ्वी पर पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये उड़ते चहचहाते पक्षी न होते तो ये पृथ्वी कैसी दिखती है? एक बार आप लोग दिमाग लगाइए कि अगर जादू की तरह गायब हो जाए तो वो बात अलग है, लेकिन यदि पृथ्वी पर ये पेड़ पौधे, जीव जंतु, उड़ते चहचहाते पंछी पक्षी अगर नहीं होते तो ये पृथ्वी कैसी दिखती? जैसे अन्य ग्रह नजर आते हैं जहां पर बिल्कुल भी जीवन नहीं है, उसी प्रकार की पृथ्वी वीरान दिखती, जहां पर न तो पेड़ पौधे होते, न जीव जंतु होते, कुछ नहीं होता, सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान के रूप में पृथ्वी हमारे को नजर आती है। सौरमंडल के किसी अन्य ग्रह की तरह निर्जीव जीवन की शुरुआत से पहले पृथ्वी एक चट्टानी पिंड थी। अर्थात निर्जीव जीवन की शुरुआत, निर्जीव से जीवन की शुरुआत से पहले पृथ्वी एक चट्टानी पिंड के समान थी। जैसे अन्य सौरमंडल के ग्रह हैं जो एक निर्जीव पिंड की तरह पड़े हुए हैं, उस प्रकार से ही पृथ्वी थी। यदि अपन देखने का प्रयास करें तो पृथ्वी जो थी आरंभ में सूर्य से अलग हुई थी दोस्तों। आरंभ में किससे अलग हुई थी? सूर्य से अलग हुई थी। जैसे ही पृथ्वी सूर्य से अलग होती है तो एक उल्का पिंड के रूप में पृथ्वी थी। किसके रूप में थी? एक उल्का पिंड के रूप में धधकते हुए आग के गोले के समान पृथ्वी थी। धीरे 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 पृथ्वी ठंडी होने लगी, इस पर बारिश गिरने लगी। बारिश गिरने के कारण पृथ्वी पर काफी गैसों का भी निर्माण धीरे धीरे होने लगा। गैसों का निर्माण हुआ, पृथ्वी पर जीवन का उत्पत्ति हुई और इस प्रकार से करोड़ों वर्षों के पश्चात पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हमारे को देखने को मिली।
क्लियर हो गई दोस्तों बात? इसको मिटा देता हूं मैं। आगे चलते हैं अपन आगे अपने लेट्स टॉपिक के ऊपर। चट्टानी पिंड थी जिस पर उथले सागर और गैसों की एक पतली परत थी। गैसों की एक पतली परत थी लेकिन जीवन नहीं था, इस बात को याद रखिएगा। इस प्रकार से पृथ्वी पर केवल 3 मंडल थे, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल ही थे, जो कि अपन लोग पिछली 6ठी कक्षा में पढ़ चुके हैं। यह पृथ्वी की पूर्णतया निर्जीव स्थिति थी, अर्थात जल भी था, स्थल भी था और वायु भी थी, लेकिन पृथ्वी पर उस समय जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई थी। यह जो स्थिति है पृथ्वी की द्वितीय कंडीशन की स्थिति है। आरंभ में जो पृथ्वी थी वह एक गोले, आग के गोले के समान थी जो सूरज से अलग हुई थी। जब आग के गोले के समान थी और सूरज से अलग हुई थी तो वह उसकी प्रथम स्थिति थी, तथा धीरे 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 पृथ्वी ठंडी हुई तो द्वितीय स्थिति आई। स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल तीनों का निर्माण हुआ पृथ्वी पर, लेकिन उस समय जीव का निर्माण नहीं हुआ था। अब आगे चलें। धीरे 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 करोड़ों वर्ष में जीवन का उद्भव और विकास हुआ, अर्थात यह पृथ्वी की तीसरी स्टेज आ गई कि धीरे धीरे जीवन का उद्भव हुआ और विकास हुआ तथा बेजान भूमंडल में जीवों की एक पतली परत दिखाई देने लगी और इस प्रकार से भूमंडल पर जीवमंडल अर्थात जीवों के क्षेत्र की स्थापना हुई। इस फर्स्ट कंडीशन से लेकर थर्ड कंडीशन तक पहुंचने में पृथ्वी को काफी करोड़ों वर्षों का समय लगा। कोई ये 1-2 साल की बात नहीं है। यहाँ से सूर्य से अलग होती है पृथ्वी, अलग होने के पश्चात ये द्वितीय स्टेज पर आती है जब पृथ्वी के ऊपर पानी आ जाता है, स्थल मंडल और जीव वायु उत्पन्न हो जाती है, तथा तीसरे स्टेज पर जब पृथ्वी आती है तब जाकर पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति होती है। अर्थात कुल 3 स्टेज पृथ्वी की उत्पत्ति की बताई जाती हैं। क्लियर हो गई बात? अब यह जो स्टेज बनी है इसको बनने में करोड़ों वर्ष लगे हैं, कोई ये 1-2 साल का नहीं है दोस्तों। करोड़ों अरबों वर्षों के पश्चात पृथ्वी की तृतीय स्थिति आई जिसमें हम लोग आसानी से रह रहे हैं। क्लियर है बात? अब यदि अपन चलते हैं धीरे धीरे, अब यह प्रश्न आता है कि यह जैव मंडल क्या है। भाई जीवों की उत्पत्ति स्थापना हुई, जैव मंडल का निर्माण हुआ, तो जैव मंडल क्या है? जैव मंडल पृथ्वी का वह भाग है। जैव मंडल क्या है दोस्तों? जैव मंडल पृथ्वी का वह भाग है जहां जीवन है। जहां जीवन है वही जैव मंडल है, जहां जीवन नहीं है वहां जैव मंडल नहीं है। अर्थात पृथ्वी का वह भाग जहां जीवन है, अर्थात जीवन का संसार, जहां जीवों का संसार है, जहां जीव रहा करते हैं, हम उसे ही जैव मंडल कहते हैं। अब जैव मंडल कहां तक फैला हुआ है? जहां जहां वायु है वहीं वहीं जैव मंडल है, और जहां प्राणवायु नहीं है वहां पर जैव मंडल नहीं है। इसमें सूक्ष्म से लेकर सूक्ष्म से सूक्ष्म बैक्टीरिया से लेकर विशालकाय जीव जैसे व्हेल तक शामिल होते हैं। अर्थात छोटे से छोटा बैक्टीरिया से लेकर और विशालकाय जीव तक किसके अंदर शामिल हो जाते हैं? जैव मंडल के अंदर अपन मानते हैं, क्योंकि वहां पर जीवन है। क्लियर हो गई दोस्तों बात? नेक्स्ट अपन चलते हैं। विशालकाय व्हेल, कीट पतंगे, विस्तृत और विविध वनस्पतियां, जीव जंतु और मनुष्य, हम सभी इस जैव मंडल के एक हिस्से हैं। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है कि संपूर्ण पृथ्वी पर जो जीवन है, चाहे वो कीट पतंगों का हो, चाहे बैक्टीरिया का हो, चाहे वनस्पति पेड़ पौधों का हो, चाहे मनुष्यों का हो, वह संपूर्ण क्या है? जैव मंडल के एक हिस्से मात्र हैं। जैव मंडल नहीं है, जैव मंडल के पार्ट ऑफ जैव मंडल, अर्थात जैव मंडल के एक पार्ट हैं, अर्थात एक हिस्से मात्र हैं। आप ये तो जानते हैं कि पृथ्वी की ठोस सतह को हम क्या कहते हैं? स्थल मंडल के नाम से जानते हैं। पृथ्वी की जो ठोस सतह है दोस्तों, उसको हम किस नाम से जानते हैं? स्थल मंडल के नाम से जानते हैं। क्लियर होगी बात? नाम से जानते हैं। तथा जल से घिरा हुआ जो पृथ्वी का भाग है उसे जलमंडल कहते हैं। जो पृथ्वी का स्थल है वह 29% के आसपास बताया गया है, और जो जलमंडल है वह 71% के आसपास बताया गया है। 71% पृथ्वी के ऊपर जल बताया जाता है। तो पृथ्वी के जल से जो घिरा हुआ भाग है दोस्तों, वह कौन सा कहलाता है? जलमंडल कहलाता है।
तथा आगे चलें, वायु से जो घिरा हुआ भाग है वह वायुमंडल कहलाता है। अर्थात पृथ्वी के वर्तमान में अगर अपन 3 मंडलों को ही देखते हैं, वायु के ऊपर के मंडलों को अलग है, वायुमंडल अलग से डिस्कस होता है, वो गहराईता में जाके है। लेकिन यदि बेसिक बातें देखें तो पृथ्वी 3 मंडलों से घिरी हुई बताई गई है, जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल। तो कुल मिला के 3 मंडलों से पृथ्वी घिरी हुई बताई जाती है। क्लियर होगी दोस्तों बात? नेक्स्ट अपन चलते हैं। क्लियर होगी बात? ये तीनों मंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो जैव मंडल की रचना हो जाती है। अर्थात जैव मंडल की रचना कब होती है? जब स्थल मंडल मिल जाता है। जब जैव मंडल की रचना कब होती है मित्रों? जब स्थल मंडल मिल जाता है, जब जल मंडल मिल जाता है और यहाँ वायुमंडल। जब ये तीनों एक जगह एक दूसरे से संबंध स्थापित कर लेते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं, तो किसकी रचना हो जाती है? ये जैव मंडल का निर्माण हो जाता है। यही जैव मंडल की परिभाषा। यदि एग्जाम में आप लोगों के आता है कि जैव मंडल में अमुक में से शामिल है, सीधा प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा कि जैव मंडल में अमुक में से कौन सा शामिल है या कौन सा शामिल नहीं है। तो कौन सा शामिल है? एक स्थल मंडल शामिल है जैव मंडल में, एक जल मंडल शामिल है जैव मंडल में और एक वायुमंडल शामिल है जैव मंडल में। अर्थात ये तीनों के तीनों जैव मंडल के अंतर्गत आते हैं। क्लियर होगी दोस्तों बात? नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन। दूसरा पेज आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर जैव मंडल का विस्तार दे रखा है। यहाँ पे आप लोगों को एक डायग्राम दिख रहा है जो कि आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक पर बनाया हुआ डायग्राम है। यहाँ पर आपको स्थल मंडल बना हुआ दिख रहा है, ये आप लोगों को स्थल मंडल दिख रहा है। इस जगह आपको वायुमंडल दिख रहा है और इस जगह आपको जल मंडल दिख रहा है। जब ये तीनों मिल जाते हैं, जब ये तीनों एक दूसरे से मिल जाते हैं दोस्तों, तो किसका निर्माण होता है? जैव मंडल का निर्माण होता है। यही ये कहना चाह रहा है। आप लोगों को एक सर्किल नजर आ रहा है, इस स्क्रीन के ऊपर ये सर्किल बना हुआ है। इस सर्किल के अंदर ये तीनों पार्ट आ रहे हैं, स्थल वायुमंडल भी आ रहा है, स्थल मंडल भी आ रहा है और जल मंडल भी आ रहा है। इन तीनों के मिश्रण से ही दोस्तों किसका निर्माण होता है? जैव मंडल का निर्माण होता है। आप लोगों के एग्जाम में यदि प्रश्न आता है कि जैव मंडल में अमुक में से कौन सा तत्व शामिल है? ए ऑप्शन वायुमंडल, बी ऑप्शन स्थल मंडल, सी ऑप्शन जल मंडल और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो आप लोगों को उपरोक्त सभी पर ही क्लिक करना है, क्योंकि उपरोक्त सभी आप लोगों का राइट आंसर होगा। क्लियर होगी बात? अब आगे चलते हैं। ध्रुवों के बर्फानी प्रदेशों से लेकर भूमध्य प्रदेशों की तीक्ष्ण गर्मी तक, यदि अपन ध्रुवों पर चले जाएं जहां बर्फ ही बर्फ है, तथा भूमध्य प्रदेशों में चले जाएं जहां गर्मी ही गर्मी है, आसमान से लेकर सागर की गहराई तक, अपन आसमान में चले जाएं जहां वायुमंडल है, तथा इसके साथ साथ जमीन के अंदर सागर की गहराइयों में चले जाएं, चाहे जिस रूप में हो, पृथ्वी पर हमारे को जीवन देखने को मिलता ही मिलता है। क्लियर होगी दोस्तों बात? चाहे हम किसी रूप में देखें, पृथ्वी पर हमारे को जीवन देखने को मिलेगा। चाहे हम समुद्र की गहराइयों में चले जाएं, चाहे हम प्राणवायु जहां तक है वहां तक आसमान की ऊंचाइयों तक चले जाएं, या हम बर्फानी प्रदेशों में चले जाएं, ध्रुवों पे चले जाएं, या भूमध्य रेखा की तीक्ष्ण गर्मी के क्षेत्र में चले जाएं, वहां पर हमारे को जीवन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अर्थात वह कंप्लीटली किस श्रेणी में आ रहे हैं? जैव मंडल की श्रेणी के अंदर ही आ रहे हैं। क्लियर है बात? सूक्ष्मतम जीवाणु से लेकर बड़े बड़े पौधों और विशालकाय पशुओं तक हमें न केवल, नेक्स्ट पेज है, हमें न केवल आकार में परंतु जीव जगत के प्रकार में भी पर्यावरण में मौजूद विविधताओं के अनुरूप भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। यह लाइन यहाँ पर क्या कहना चाह रही है मित्रों? यह लाइन यहाँ कहना चाह रही है कि यदि हम बर्फानी प्रदेशों में चले जाएं, या भूमध्य रेखा के गर्मी के क्षेत्र में चले जाएं, या फिर हम आसमान की ऊंचाइयों तक चले जाएं, या फिर हम समुद्र की गहराइयों तक चले जाएं, हमारे को प्रत्येक जगह जीवन मिलेगा। लेकिन वो जो जीवन मिलेगा वहां के मौजूदा पर्यावरण की विविधताओं के आधार पर देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जीवन है तो सब जगह समान है, ऐसा नहीं है। जहां जीवन है वहां पर्यावरण की विविधताओं के आधार पर उन जीवों में ऑटोमेटिकली परिवर्तन देखने को मिलता है। यदि अपन पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपर जाएं, बर्फानी क्षेत्रों के ऊपर जाएं, तो वहां जीवन अलग प्रकार का मिलेगा। वहां की मनुष्य की आकृति कम मिलेगी, थोड़ी लंबाई में कम मिलेंगे। अलग अलग जगह यदि अपन
पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाएं तो वहाँ के अलग मिलेंगे, भूमध्य क्षेत्र में जाएं वहाँ अलग मिलेंगे। यदि अपन पेड़ पौधों को देखते हैं तो पहाड़ी क्षेत्रों के पेड़ पौधे काफ़ी लंबे लंबे मिलते हैं तथा सदाबहार वनों की श्रेणी में आते हैं। यदि अपन भूमध्य रेखा में जाएं तो पेड़ों की जो लंबाई है थोड़ी कम मिलेगी तथा समय के आधार पर उनमें पतझड़ चलता रहेगा। अर्थात हर जगह पर्यावरण में मौजूद विविधताओं के अनुरूप विभिन्नताएं हमारे को देखने को मिलती हैं। अब यदि अगर यह प्रश्न उठे कि क्या समग्र पृथ्वी पर जैवमंडल है, अगर यह प्रश्न उठता है कि क्या समग्र पृथ्वी पर जैवमंडल है, तो उसका उत्तर होगा नहीं। अर्थात समग्र पृथ्वी पर मित्रों जैवमंडल नहीं है, समग्र पृथ्वी पर जैवमंडल नहीं है, यह प्रश्न का आंसर होगा। क्यों? क्योंकि समग्र पृथ्वी पर जैवमंडल क्यों नहीं है, यहाँ पर आपके मस्तिष्क में आएगा कि समग्र पृथ्वी पर जैवमंडल क्यों नहीं है। तो इसका सीधा सीधा आंसर है मित्रों कि जहां जहां प्राणवायु होगी वहीं जैवमंडल होगा, जहां जहां प्राणवायु होगी वहीं जैवमंडल होगा, क्योंकि प्राणवायु होगी तभी तो जीवन होगा। जब प्राणवायु ही नहीं है तो जीवन भी नहीं होगा। अर्थात पूरी पृथ्वी पर तो प्राणवायु है नहीं, पृथ्वी के ऐसे बहुत से हिस्से हैं जहां पर जीवन नहीं है, जहां प्राणवायु है ही नहीं। हमारी पृथ्वी अत्यंत विशाल है और इसके समग्र भूभाग पर जीवन नहीं है। पृथ्वी के कुल विस्तार के एक छोटे से हिस्से तक ही जैवमंडल सीमित है। क्लियर होगी बात? जैवमंडल वायुमंडल के उस छोर तक फैला है जहां पक्षी और कीट पाए जाते हैं। तो आई बात समझ में? इसका सीधा सीधा शाब्दिक अर्थ क्या है? वायुमंडल, जहां प्राणवायु है, जहां वायुमंडल में भी जहां प्राणवायु है वहीं तक फैला हुआ है हमारा जैवमंडल, जहां कीट पक्षी आदि पाए जाते हैं। क्लियर है? वही इसका विस्तार स्थल के नीचे गहरी गुफाओं में और सागर की गहराइयों में भी है। अर्थात क्या है कि गहरी गुफाओं के अंदर भी जीव है तथा सागर की गहराइयों में भी जीव है, लेकिन जहां पर सूरज की रोशनी पहुंच रही है और प्राणवायु उपस्थित है वहीं पर जीवन है। अर्थात वह हर स्थान जहां किसी भी रूप में जीवन के चिन्ह हो जैवमंडल का भाग है। क्लियर है बात? आगे चलें। पृथ्वी के जैवमंडल को वस्तुतः तीन बातें खास बनाती हैं। जो हमारी पृथ्वी का जैवमंडल है इसको मुख्य रूप से तीन बातें खास बनाती हैं। पहली यह है कि यहाँ विशाल मात्रा में तरल जल उपलब्ध है। पहली कौन सी है? कि यहाँ विशाल मात्रा में तरल जल उपलब्ध है। दूसरी कौन सी है? यह एक बाह्य स्रोत जो कि सूर्य है, जिससे इसको लगातार ऊर्जा प्राप्त होती है। एक बाह्य स्रोत है जिसका नाम सूर्य है, जिससे पृथ्वी को लगातार ऊर्जा प्राप्त हो रही है। ऊर्जा प्राप्त जैसे पृथ्वी को होती है तो पृथ्वी के जो जीव जंतु हैं वह सूरज से ऊर्जा लेते हैं। यदि अपन वनस्पति की तरफ जाएं तो वनस्पति जो अपना भोजन तैयार करते हैं वह सूर्य से ही भोजन तैयार करते हैं, और इस आधार पर वनस्पतियां क्या होती चली जाती हैं दोस्तों? बड़ी होती चली जाती हैं। जब वनस्पतियां बड़ी होती हैं तो उस वनस्पति से जो आम जीव है वह उन वनस्पति से अपना भोजन प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से यह एक चक्रीय प्रक्रिया चलती रहती है मित्रों। क्लियर हो गई बात? और तीसरा क्या है? पृथ्वी के तीसरी बात कौन सी है? तीसरा है पृथ्वी पर तरल, गैस और ठोस पदार्थ के तीनों स्वरूप का एक अच्छा समन्वय है। अर्थात पृथ्वी पर तरल भी है, गैस भी है और ठोस पदार्थ भी, अर्थात तीनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, कोऑर्डिनेशन है, तीनों का समन्वय स्थित है। इस कारण से पृथ्वी के जैवमंडल को ये तीन बातें खास बनाती हैं। पहला है विशाल मात्रा में जल का उपलब्ध होना, दूसरा है सूर्य की ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होना, और तीसरा है पृथ्वी का तरल, गैस और ठोस इन तीनों पदार्थों का या तीनों स्वरूपों का अच्छा समन्वय होना। ये तीन बातें पृथ्वी के जैवमंडल को खास बना देती हैं। अब आगे चलें। जैवमंडल में पाए जाने वाले जीवों को हम दो वर्गों में बांट सकते हैं। जैवमंडल में पाए जाने वाले जीवों को हम दो वर्गों में बांट सकते हैं मित्रों। पहला है वनस्पति जगत, जिसमें पेड़ पौधे शामिल हैं। सीधा आप लोगों के एग्जाम में प्रश्न आता है कि जैवमंडल में पाए जाने वाले जीवों को कितने भागों में बांटा जाता है? तो आंसर होगा आप लोगों का दो भागों में बांटा जाता है। पहला है वनस्पति जगत, जिसमें पेड़ पौधे शामिल होते हैं। दूसरा है प्राणी जगत, जिसमें सभी पशु पक्षी और मनुष्य शामिल होते हैं। क्लियर हो गई बात? अर्थात पृथ्वी के जैवमंडल को
जैव मंडल में पाए जाने वाले जीवों को हम दो वर्गों में बांटते हैं, एक वनस्पति जगत और एक है प्राणी जगत। नेक्स्ट पेज आप लोगों के स्क्रीन पर है परितंत्र। अब परितंत्र क्या होता है, अब यहाँ पर परितंत्र को समझाने का प्रयास किया गया है इस डायग्राम के माध्यम से। आप लोगों को दोस्तों इस डायग्राम के ऊपर कुछ चित्र बने हुए दिख रहे हैं और कुछ बातें दिख रही हैं। जैसे यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है कि जैविक, और इस जगह आपको दिख रहा है अजैविक। तो अजैविक वस्तुएं कौन कौन सी हैं यहाँ पर नजर आ रहा है आप लोगों को, जैसे पत्थर है, पहाड़ है, ये सारी की सारी क्या है, अजैविक चीजें हैं। पत्थर है, पानी है, मिट्टी है, ये सारी की सारी किस श्रेणी में आती है मित्रों, अजैविक की श्रेणी में आती है। और यहाँ पर जैविक में ये तीर के निशान लगे हुए दिख रहे हैं, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीट पतंगे, ये सारे के सारे किस में आते हैं, जैविक में आते हैं। अब यदि इन दोनों को देखें तो जो जैविक है वह कहीं ना कहीं अजैविक पर डिपेंड है, अजैविक को प्रभावित करता है, तथा अजैविक जो है वो भी कहीं ना कहीं जैविक को प्रभावित करता हुआ नजर आता है। अर्थात दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं अंतर संबंध जरूर बना के रखते हैं, दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं इनका अंतर संबंध जरूर है, और इसी अंतर संबंध को हम क्या कहते हैं, परितंत्र कहते हैं। क्लियर होगी बात। और समझ लेते हैं अपन। अगर आप अपने चारों तरफ देखें तो कई ऐसी वस्तुएं हैं जो निर्जीव हैं। पृथ्वी पर पत्थर, पानी, मिट्टी, ये सभी निर्जीव हैं, अर्थात क्या है, ये अजैविक हैं। क्या है, अजैविक हैं। पत्थर, पानी, मिट्टी, ये सारी की सारी क्या है, अजैविक हैं। वहीं इनमें पनप रहे पेड़ पौधे, आ गया दोनों में एक दूसरे में संबंध, इनमें पनप रहे पेड़ पौधे और उन पर आश्रित भेड़, बकरियां और अन्य पशु पक्षी तथा हम स्वयं भी सारे के सारे सजीव हैं, और ये क्या है, जैविक की श्रेणी में आते हैं। क्लियर है बात। आप देख सकते हैं कि जैविक और अजैविक दोनों प्रकार की चीजों ने जिन्होंने हमें घेर रखा है, हमारे पर्यावरण के एक अंश मात्र है, पर्यावरण नहीं है, पर्यावरण के एक पार्ट मात्र है, अर्थात पर्यावरण के एक अंश मात्र ही हमारे को यह नजर आते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखें, आप पाएंगे कि न केवल एक जीव दूसरे जीव से जुड़ा है, बल्कि वह अपने पर्यावरण में मौजूद निर्जीव वस्तुओं से भी जुड़ा है। क्लियर है बात। अर्थात एक जीव दूसरे जीव से जुड़ा हुआ है, अर्थात एक दूसरे से प्रत्येक जीव जुड़ा हुआ है। यदि अपन खाद्य श्रृंखला को देखते हैं तो खाद्य श्रृंखला के देखते हैं तो जो शाकाहारी होता है उस शाकाहारी को कौन खा जाता है, मांसाहारी खा जाता है। शाकाहारी जो होता है वह पेड़ पौधों पत्तों से अपना भोजन तैयार करता है, पेड़ पौधे पत्ते सूरज से अपना भोजन तैयार करते हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक जीव एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है, बल्कि वह अब उसके पर्यावरण में मौजूद निर्जीव वस्तुओं से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि निर्जीव पे ही जीवन की उत्पत्ति होती है। डायरेक्ट आसमान में हवा में तो निर्जीव वस्तु की उत्पत्ति होने से रही मित्रों, निर्जीव से ही किसकी उत्पत्ति होती है, सजीव की उत्पत्ति होती है। यदि पेड़ पौधों का निर्माण होता है तो वह मिट्टी में ही होता है, जिससे पानी पीते हैं और पेड़ बड़े होते हैं, सूरज से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सभी जीव आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इसके साथ साथ अपने पर्यावरण से भी प्रभावित होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं और पर्यावरण से प्रभावित नहीं हो रहे हैं, पर्यावरण से भी प्रभावित होते हैं। जटिल पर्यावरण का निवासी भी जटिल होता है, वह ठोस सुडोल आकृति का पाया जाएगा। सरल पर्यावरण का निवासी भी सरल आकृति का पाया जाता है। क्लियर हो गई बात। और उसे भी प्रभावित करते हैं। इस प्रकार जीवों और पर्यावरण के आपसी संबंधों की जटिल व्यवस्था बन जाती है। जीवों में और पर्यावरण में एक दूसरे में क्या बन जाती है मित्रों, जटिल व्यवस्था बन जाती है। इस जैविक तथा अजैविक पर्यावरण के पारस्परिक अंतर संबंध को ही क्या कहते हैं, परितंत्र कहते हैं। यही बताया था मैंने आप लोगों को। अर्थात जैविक और अजैविक दोनों आपस में पारस्परिक अंतर संबंध बनाए रखते हैं, और इसी को ही हम क्या कहते हैं, परितंत्र कहते हैं।
यह आकार में एक छोटे से तालाब या अमेजन के विशाल वर्षा वन के रूप में हो सकता है। मतलब आकार की कोई बाउंडेशन नहीं है कि इतने में ही जैविक और अजैविक पर्यावरण आपस में अंतर संबंध रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये बड़े से बड़ा अमेजन के वर्षा वन भी हो सकते हैं और एक छोटे से छोटा तालाब भी हो सकता है। क्लियर हुआ? यही नहीं, हमारी यह धरती भी एक विशाल परितंत्र ही है। क्लियर है बात? नेक्स्ट चलें। अगर एग्जाम में आता है धरती है एक परितंत्र, जरा सोचिए यदि सभी पेड़ों को काट दिया जाए तो क्या होगा? आपने कभी सोचा है कि हम श्वास कैसे लेंगे अगर वायुमंडल में प्राणवायु छोड़ने वाले ये जीव लुप्त हो जाएं? ये पेड़ पौधे भी एक तरह से जीव है क्योंकि इनमें भी जीवन है। और ये पेड़ पौधे जितने भी हैं वे दिन में तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और नाइट में ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। इस बात को याद रखिएगा। तभी कहते हैं कि पेड़ के नीचे रात्रि के समय नहीं सोना चाहिए। इसका कारण यही होता है कि रात्रि के समय पेड़ों के आसपास ऑक्सीजन कम हो जाती है, क्योंकि पेड़ स्वयं रात के समय ऑक्सीजन लेते हैं, क्योंकि भोजन नहीं बना पाते हैं तो रात को ऑक्सीजन से ही वे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। और दिन के समय सूर्य से आसानी से भोजन का निर्माण कर लेते हैं। तो दिन के समय पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। क्लियर है? यदि ये पेड़ पौधे लुप्त हो जाएं तो प्राणवायु जो है छोड़ने वाले जीव लुप्त हो जाएंगे, और लुप्त हो जाएंगे तो हम सांस कैसे ले सकेंगे? हम सांस नहीं ले पाएंगे तो हम भी लुप्त हो जाएंगे। सभी जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, चाहे वह ऊर्जा किसी भी प्रकार की हो, भोजन के रूप में हो, चाहे सूरज के रूप में हो, चाहे ऑक्सीजन के रूप में। ये इज ए पार्ट ऑफ ऊर्जा, एनर्जी का ही सारे के सारे पार्ट हैं। और यह ऊर्जा उन्हें एक दूसरे पर निर्भर होकर और पर्यावरण से प्राप्त होती है। क्लियर है? एक जीव दूसरे जीव को अपना भोजन बनाता है। यह एक भोजन की चक्रीय क्रम होता है जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। पृथ्वी और इसमें निवासित हर जीव की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है। अर्थात जितने भी प्रत्येक जीव है, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे व्हेल मछली हो, चाहे बड़े से बड़ा जीव और छोटे से छोटा जीव हो, उनके प्रत्येक के ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत क्या है? वह सूर्य ही। आप लोगों ने समुद्र की गहराइयों में काफ़ी देखा होगा डिस्कवरी चैनल के ऊपर। उन चैनलों में आप लोगों ने देखा होगा कि वहीं तक जीवन है जहां तक सूरज की रोशनी जा रही है। सूरज की रोशनी जाना बंद हो जाती है समुद्र की गहराइयों में, वहां पर जीवन की उत्पत्ति होना भी धीरे धीरे बंद हो जाती है। इसकी सहायता से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। यही ऊर्जा एक प्राणी से दूसरे प्राणी तक एक खाद्य श्रृंखला के रूप में हस्तांतरित होती रहती है। अर्थात ये एक खाद्य श्रृंखला है जिसमें ऊर्जा जो होती है एक रूप से दूसरे रूप में हस्तांतरित होती रहती है। ऊर्जा कभी मित्रों नष्ट नहीं होती है। ऊर्जा हमेशा एक स्थान से दूसरी जगह ट्रांसफर होती रहती है। जैसे शाकाहारी जीव होता है वह पेड़ पौधे पत्तों से अपना जीवन व्यतीत करता है, उसको मांसाहारी खा जाता है। क्या चक्रीय क्रम है। अगर हम एक जंगल को देखें तो पाएंगे कि कैसे पौधे जो सूर्य की ऊर्जा से भोजन बनाते हैं उन्हें हिरण या खरगोश खाते हैं। एक शाकाहारी पशुओं को शेर या भेड़िया खा जाता है। यह एक सरल खाद्य श्रृंखला है। असल में खाद्य श्रृंखलाओं का एक जटिल जाल होता है जिसे हम खाद्य जाल कहते हैं। खाद्य श्रृंखला कोई छोटी मोटी खाद्य श्रृंखला नहीं, खाद्य श्रृंखला काफी जटिल जाल होता है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों के स्टैंडर्ड के आधार पर एक सरल खाद्य श्रृंखला बताई गई है। नेक्स्ट पेज चलते हैं अपन, 6 नंबर आप लोगों के सामने हाजिर है, छठा पेज। इस पर दिखाया गया है कि जो ये सूरज है, यहाँ पे सूरज चमक रहा है मित्रों, ये सूरज से लगातार जो ऊर्जा है वह पेड़ पौधों को प्राप्त हो रही है। सूरज से लगातार ऊर्जा मित्रों पेड़ पौधों को प्राप्त हो रही है, और जो पेड़ पौधे हैं इस ऊर्जा को प्राप्त कर कर लगातार बड़े हो रहे हैं तथा इसके साथ साथ फल भी दे रहे हैं। क्लियर है? सूरज से लगातार ऊर्जा पेड़ पौधों को प्राप्त हो रही है तथा इन सूरज से पेड़ पौधे ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, और प्राप्त करके अपने भोजन को तैयार करके ये बड़े होते चले जा रहे हैं। तथा यहाँ पर डायग्राम में आपको एक खरगोश का चित्र बना हुआ है जो कि एक शाकाहारी जीव है। यह खरगोश जो है इन पेड़ पौधों पत्तों से अपना भोजन प्राप्त कर रहा है। अर्थात ये किससे ऊर्जा प्राप्त कर रहा है? इन हरे घास है, पेड़ पौधे हैं, इनसे यह ऊर्जा प्राप्त कर रहा है।
अब यहाँ पर आपको एक चीते का या शेर का या बंगाल टाइगर का चित्र बना हुआ है। ये जो टाइगर है, ये टाइगर इसको खाता हुआ दिखाया गया है। अतः टाइगर किससे ऊर्जा प्राप्त कर रहा है मित्रों? एक शाकाहारी जीव से। यहाँ पर जरूरी नहीं है खरगोश कोई खा रहा है, यहाँ पर इंडिकेशन दिया हुआ है कि एक शाकाहारी जीव। तो ये शाकाहारी जीव से क्या प्राप्त कर रहा है? ऊर्जा प्राप्त कर रहा है एक मांसाहारी जीव। और यही क्या होती है? खाद्य श्रृंखला होती है। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि हमारी पृथ्वी की सतह एक सपाट कागज की तरह न होकर एक ऊबड़ खाबड़ है। अतः जो पृथ्वी को यदि अपन देखते हैं तो पृथ्वी कोई सीधी नहीं है, इस प्रकार से ऊबड़ खाबड़ पृथ्वी बनी हुई है। यदि अपन देखें कि भाई सीधी सपाट कागज की तरह है कि नहीं, पृथ्वी जो है एक ऊबड़ खाबड़ की तरह बनी हुई है। यहाँ पर ये ऊबड़ खाबड़ का डायग्राम मैंने बनाने का प्रयास किया है। इस प्रकार से पृथ्वी ऊबड़ खाबड़ की तरह बनी हुई है। यही नहीं, हमने देखा कि कैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक जलवायु में परिवर्तन होता है। बनी बनाई बात है। भूमध्य रेखा पर सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है, इसलिए यहाँ गर्मी ज्यादा होती है, और ध्रुवों पर सूर्य की रोशनी तिरछी पड़ती है, इसलिए यहाँ पर गर्मी कम होती है और जलवायु ठंडी रहती है। ये सभी भौगोलिक परिस्थितियां, चाहे उच्चावच हो या जलवायु पर्यावरणीय विभिन्नताओं को व्यक्त करती हैं। अर्थात ये किसी भी भौगोलिक परिस्थितियां हो, चाहे ऊंचाई से ऊंचाई हो या जलवायु हो, पर्यावरणीय विभिन्नताओं को व्यक्त करती हुई नजर आती हैं। इन्हीं विभिन्नताओं का परिणाम है कि पृथ्वी के हर कोने में भांति भांति के जीव रहते हैं। यार ये बात समझ में? अतः जैसा पर्यावरण होगा उसी प्रकार का जीव होगा। ऐसा नहीं है कि जैसे भूमध्य रेखा के क्षेत्र में जो जीव जंतु पाए जाते हैं या मनुष्य की आकृति लंबाई चौड़ाई जैसी भूमध्य रेखा के क्षेत्र में पाई जाती है, वैसी की वैसी लंबाई चौड़ाई जरूरी नहीं है कि हमें ध्रुवों पर भी मिले। और ये भी जरूरी नहीं है कि जो बैक्टीरिया या जो जीव जंतु हमें भूमध्य रेखा पर मिलते हैं वह ध्रुवों पर मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि पर्यावरण में होने वाली विभिन्नताओं के आधार पर ही जीव जंतुओं में भी विभिन्नताएं हो जाती हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हैं। अलग अलग पर्यावरणों में अलग अलग पशु पक्षी व वनस्पति पाई जाती है मित्रों। सभी जीव अपने पर्यावरण के अनुरूप खुद को ढाल लेते हैं। यदि आप भूमध्य रेखा के क्षेत्र में रहने वाले टाइगर को देखेंगे तो उसकी आकृति आपको अलग मिलेगी, उसके बॉडी के ऊपर बालों के रोए कम होंगे। और यदि आप बर्फानी क्षेत्रों में देखोगे तो उनके ऊपर बड़े बड़े रोए होंगे, जिससे कि वह अपनी ऊर्जा को अंदर समेटे रखें और बाहर का जो ठंडा वातावरण है उनके ऊपर असर ना करें। पर क्या पर्यावरण ही हम जीवों को प्रभावित करता है? नहीं, केवल भौतिक पर्यावरण ही जीव जगत पर प्रभाव नहीं डालता, अपितु जीव भी अपने पर्यावरण पर प्रभाव डालते हैं। बिल्कुल सही है। आज आप लोगों ने देखा होगा मनुष्य ने अपनी सुविधाओं के लिए काफी पेड़ पौधे काटे हैं, तो ये क्या है? पर्यावरण को प्रभावित तो कर ही रहा है ना जी। नेक्स्ट चलें। 7 नंबर, अन्य भौगोलिक कारकों के साथ साथ मनुष्य भी एक बड़ा कारक है जिसने पर्यावरण में बहुत परिवर्तन किए हैं। ये परिवर्तन सही भी हो सकते हैं और गलत भी। आज हम सिंचाई की सहायता से रेगिस्तान में कृषि कर सकते हैं, तो ये क्या है? डिसीजन। ये जो परिवर्तन किया है यह सही परिवर्तन है। वहीं यह मनुष्य ही है जिसने कई जंगलों को काट दिया है, तो ये क्या है? जंगलों को काटना यह गलत है। इससे पर्यावरण का क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। अर्थात मनुष्य पर्यावरण में बहुत परिवर्तन किए हैं और मनुष्य पर्यावरण को बहुत प्रभावित करता है। हर जीव पृथ्वी पर चल रहे जीवन के चलचित्र में महत्वपूर्ण किरदार निभाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनुष्य ही करता है, लेकिन हर जीव इस प्रकार का किरदार निभाता हुआ हमारे को नजर आता है। पृथ्वी की प्रमुख स्थलाकृतियां, अगला टॉपिक है हमारा चैप्टर फर्स्ट का, पृथ्वी की स्थलाकृतियां। यदि हम मित्रों पृथ्वी की स्थलाकृति को देखते हैं तो साधारणतः पृथ्वी पर निम्नलिखित स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। पर्वत, साधारणतः पृथ्वी पर निम्नलिखित स्थलाकृतियां पाई जाती हैं मित्रों। पहला पर्वत, दूसरा पठार, तीसरा मैदान, अगला नदी बेसिन, समुद्र व तटीय मैदान और द्वीप। इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5 और 6 प्रकार की स्थलाकृतियां हमारे को सामान्य रूप से पृथ्वी पर देखने को मिलती हैं। तो साधारणतया पृथ्वी पर निम्नलिखित स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। पर्वत, पठार, मैदान, नदी बेसिन, समुद्र व तटीय मैदान
और द्वीप। यदि आपके एग्जाम में आता है कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली प्रमुख स्थलाकृति में अमुक में से कौन सी नहीं, क्योंकि हमारा चैप्टर है जीवमंडल और स्थलाकृतियां, तो जीवमंडल का अपन लगभग कर चुके हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्थलाकृतियां। तो प्रमुख पृथ्वी की प्रमुख स्थलाकृतियां कौन सी हैं? पर्वत है, पठार है, मैदान है, नदी बेसिन है, समुद्र व तटीय मैदान है और द्वीप है। अर्थात इस टॉपिक में अपन इन 6 चीजों का अध्ययन करते हुए नजर आएंगे। इन 6 टॉपिकों का अपन अध्ययन यहाँ पर करेंगे। क्लियर हो गई दोस्तों बात? पहला ही हमारे पास टॉपिक है, इनको मिटा देता हूं मैं। पहला ही हमारे पास टॉपिक कौन सा है मित्रों? पर्वत। पहला टॉपिक कौन सा है हमारा? पर्वत। यदि अपन पर्वत को देखते हैं तो पर्वत क्या है, पठार क्या है, मैदान क्या है, नदी बेसिन क्या है और समुद्र व तटीय मैदान क्या है और द्वीप क्या है। क्लियर है? हम नीचे हर स्थलाकृति के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात प्रत्येक के बारे में मैं बाकायदा चित्रों से पढ़ाने का प्रयास करूंगा, जो कि आप लोगों के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक में दिए गए हैं। देखें अपन नेक्स्ट पेज पे। पहला ये हमारा टॉपिक है पर्वत। पर्वत यदि देखें तो पृथ्वी पर कुछ ऐसे स्थान हैं जो प्राकृतिक रूप से आसपास के स्थानों से ऊंचे हैं। अतः पृथ्वी के कुछ ऐसे स्थान हैं जो प्राकृतिक रूप से आसपास के स्थानों से कुछ ऊंचे हैं। क्लियर हो गई बात? इनकी ऊंचाई औसत समुद्र तल से 600 मीटर से ऊंची होती है। तो सीधी सी बात है, क्या हमारा टॉपिक बनता है कि पर्वत क्या है? तो पर्वत वो हैं जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 600 मीटर ऊंची हो, वही क्या कहलाते हैं मित्रों? पर्वत की श्रेणी में आते हैं। तो सीधा प्रश्न आता है कि अमुक में से कौन से पर्वत की श्रेणी में आते हैं? जिनकी समुद्र तल से ऊंचाई 600 मीटर ऊंची हो, वही किसमें बताए जाते हैं? पर्वत की श्रेणी में। समुद्र तल से 600 मीटर ऊंचे ही किस श्रेणी में बताए जाते हैं? पर्वत की श्रेणी में आते हैं। क्लियर है मित्रों? नेक्स्ट चलें। पर्वत नीचे से चौड़े होते हैं और ऊपर से ये सकरे और नुकीले होते जाते हैं। जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो पर्वत बना हुआ है, ये पर्वत नीचे से तो काफी चौड़ा सरफेस घेरे हुए हैं, तथा ऊंचाई जैसे जैसे ऊंचा होता जा रहा है, यह तिकोना होता जा रहा है, त्रिभुज की आकृति का बनता जा रहा है और ऊपर से सकुरा होता चला जा रहा है। ऊपर से नुकीले होते हैं और भूभाग को पर्वत की चोटी कहते हैं। कहीं कहीं पर्वत 8000 मीटर से भी ऊंचे हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी की सतह पर सबसे ऊंची ऊंची जो पर्वत चोटी है वह माउंट एवरेस्ट है, जो धरती की विशालतम पर्वत श्रृंखला हिमालय में स्थित है। अर्थात जो सबसे ऊंची चोटी है वह माउंट एवरेस्ट है, और माउंट एवरेस्ट किस पर है? हिमालय श्रृंखला पर स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर। आप लोगों के एग्जाम में सीधा प्रश्न आता है कि पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप लोगों को क्लिक करना है माउंट एवरेस्ट। यदि प्रश्न आता है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो 8848 मीटर माउंट एवरेस्ट की औसत ऊंचाई बताई जाती है। अब ये नहीं है कि ये 8848 जो मैं आपको बता रहा हूँ आप लोगों की पुस्तकों में भी ऐसा ही हो, अलग अलग पुस्तकों में इसकी ऊंचाई जो है घटती बढ़ती बताई गई है, लेकिन जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तकें चल रही हैं उनमें 8848 मीटर, अर्थात यही राइट आंसर माना जाएगा। इसी को हम क्या कहेंगे? राइट आंसर के रूप में इसको चुनेंगे। क्लियर है? यदि एग्जाम में आता है तो 8848 पर ही आपको करना है। जब पर्वत एक रेखा के क्रम में होते हैं तो उसे हम पर्वत श्रृंखला कहते हैं मित्रों। तो पर्वत एक रेखा के क्रम में होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? पर्वत श्रृंखला। यह श्रृंखला सैकड़ों किलोमीटर तक फैली हो सकती है। क्या आप जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची पर्वत चोटी पृथ्वी पर मौजूद है? बिल्कुल माउंट एवरेस्ट से ऊंची पर्वत चोटी पृथ्वी पर मौजूद है, लेकिन आप लोगों को मित्रों मैं बताना चाहूंगा कि माउंट एवरेस्ट से जो ऊंची पर्वत चोटी पृथ्वी पर मौजूद है वह पर्वत के ऊपर की तरफ नहीं है, पृथ्वी के ऊपर की तरफ नहीं है, पृथ्वी के नीचे की तरफ है, अर्थात गहराईता की तरफ है, जो समुद्र तल में बताई जाती है। माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची पर्वत चोटी पृथ्वी पर मौजूद है।
फर्क इतना है कि वह समुद्र के नीचे स्थित है, समुद्र के ऊपर नहीं है, अर्थात पृथ्वी के सरफेस पे नहीं है, पृथ्वी के नीचे की तरफ है जो कि समुद्र के अंदर है। समुद्र के नीचे भी पर्वत है। प्रशांत महासागर में मानाकी पर्वत, प्रशांत महासागर में मानाकी पर्वत है जिसकी औसत ऊंचाई है 10,205 मीटर, जो कि माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची है। समुद्र तल के नीचे भी पर्वत है। प्रशांत महासागर में मानाकी पर्वत, इसकी औसत ऊंचाई है 10,205 मीटर, जो कि एवरेस्ट से भी ऊंचा है। तो एवरेस्ट की जो ऊंचाई बताई गई है वह 8,848 बताई गई है, जबकि मानाकी पर्वत की 10,205 मीटर। यदि आप लोगों के एग्जाम में प्रश्न आता है तो इसी आधार पर आपको काला करना पड़ेगा। तो सीधा प्रश्न आता है कि पृथ्वी के ऊपर मौजूद सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो आपको माउंट एवरेस्ट पे काला करना है। और यदि आपके आ जाता है कि पृथ्वी के सतह के भीतर या समुद्र तल में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको काला क्या करना है, मानाकी पर्वत पर आप लोगों को काला करना है। क्लियर है मित्रों? नेक्स्ट अपन चलते हैं पेज के ऊपर। 9 नंबर पेज आप लोगों की स्क्रीन पे आ चुका है। यदि अपन इसको देखें तो यहाँ क्या है, पर्वत की एक खासियत यह भी है कि इनकी जलवायु आसपास के इलाकों से ठंडी होती है। तो बनी बनाई बात है, आसपास के इलाकों से ठंडी होगी, क्योंकि जैसे जैसे हम पर्वत पे ऊंचाइयों पर बढ़ते चले जाते हैं उसी प्रकार वैसे वैसे तापमान में भी गिरावट आती चली जाती है, और पर्वत की चोटी पर जाते हैं तो वहां पर तापमान काफी लो हो जाता है, क्योंकि ऊंचाई के साथ साथ तापमान भी गिरता रहता है। पर्वत वर्षा को भी प्रभावित करते हैं। ऊंचे ऊंचे पर्वतों से टकराकर बादल वर्षा करते हैं। ये पर्वत का आप लोगों को एक डायग्राम दिखाया हुआ है। यहाँ पर आप लोगों को बादल दिख रहे हैं और ये पर्वत है। ये बादल जो है ये पर्वत की चोटी से टकरा रहे हैं, यहाँ से टकरा रहे हैं और यहाँ पर वर्षा कर रहे हैं। अर्थात बादल जिस तरफ से पर्वत की चोटी से टकराते हैं और जहाँ वर्षा करते हैं उसे पवनमुखी पर्वत कहते हैं। पर्वत का पवनमुखी भाग कहलाता है, तथा इसके विपरीत जो भाग होता है पवन विमुखी भाग कहलाता है। इसको पवनमुखी नाम किस लिए दिया गया कि पवन की दिशा में स्थित होने के कारण, क्योंकि पवन इधर से यूं आ रही है तो पवन की दिशा में है, ये पवन की विपरीत दिशा में है इधर वाला, और ये पवन की दिशा में है। बादल यहाँ पे लिखा हुआ है पर्वतों के जिस तरफ बादल वर्षा करते हैं उसे पवन मुखी भाग कहते हैं, क्योंकि उनका मुख पवन के सामने होता है। वही दूसरी तरफ के भाग को पवन विमुखी भाग के नाम से मित्रों जाना जाता है। क्लियर हो गई बात? अब आगे चले। तीव्र ढलान होने के कारण पर्वतों पर कम लोग बसते हैं, क्योंकि वहां पर तीव्र ढलान है और तीव्र ढलान होने के कारण यहाँ पर मनुष्य की रहने की सुविधा आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती, इसलिए बहुत कम जने यहाँ पर रहना पसंद करते हैं, कम लोग बसते हैं। और कृषि के लिए भी बहुत कम भूमि उपलब्ध होती है। ढलान तीव्र होने के कारण समतल भूमि नहीं मिल पाती या पठार नहीं मिल पाता, इसलिए आसानी से कृषि नहीं हो पाती है। हिमालय में गद्दी, बकरवाल, भोटिया जनजातियां भी रहती हैं, ये याद रखिएगा। हिमालय में रहने वाली जनजातियों में, इसको अंडरलाइन कर देता हूं मैं मार्कर से, गद्दी, बकरवाल भोटिया जनजातियां भी रहती हैं, जो वहां मौसमी प्रवास करती हैं। इन्हें बंजारे कहा जाता है, आम भाषा में वहां बंजारे कहा जाता है। लेकिन इनकी जातियां कौन सी हैं? बकरवाल, भोटिया जनजातियां हैं, लेकिन इनके क्या कहा गया है? इनको बंजारे कहा गया है। ये यहाँ पे मौसमी निवास करती हैं। जैसे ही ठंड बढ़ती है या बर्फ गिरने लगती है, सर्दी का मौसम आता है, तो ये जो जातियां हैं ये समतल या पठार की तरफ लौट जाती हैं, और जैसे ही गर्मी आती है तो नीचे सूखा हो जाता है तो ये वापस ऊपर की तरफ रवाना हो जाती है। ये लोग ये लोग गर्मियों में अपने पशुओं के साथ ऊंचे चारागाहों में चले जाते हैं। जब ठंड बढ़ जाती है तो ये घाटियों की तरफ पलायन करते हैं। ये पर्वत प्राकृतिक वन्य जीव का भी संरक्षण करते हैं। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट पेज पे चलते हैं दोस्तों।
ये आप लोगों के सामने नेक्स्ट पेज है, 10वां नंबर, पठार। अब पठार क्या होते हैं? पठार की परिभाषा बहुत सिंपल है मित्रों, बता देता हूं। पर्वत और समतल, इन दोनों के मध्य का जो ऊंचा भाग आता है वही क्या कहलाता है? पठार कहलाता है। बस इन दोनों के मध्य का जो ऊंचा भाग आता है, अर्थात समुद्र तल से 200 मीटर की ऊंचाई पर लगभग मैदान होता है और 600 मीटर की ऊंचाई पे, 800 मीटर की ऊंचाई पर लगभग क्या होता है? पर्वत होते हैं। इन दोनों के मध्य का जो भाग होता है, जो ऊंचाई पर बना होता है, उसे हम पठार कहते हैं। क्लियर है मित्रों बात? देखें आप लोग, कम ढाल वाले और ऊपर से मेज की तरह समतल व चौड़े भूभाग को भूभाग जो मैदान से ऊंचे होते हैं, पठार कहलाते हैं। अर्थात इनको हम क्या कहते हैं मित्रों? पठार के नाम से जानते हैं। जो इस प्रकार के भूभाग हैं जो कि पर्वत से तो नीचे हैं और मैदान से ऊंचे हैं, वे पठार कहलाते हैं। पठारों पर शुष्क अथवा अर्ध शुष्क शीत जलवायु पाई जाती है। इनका उपयोग अधिकांशतः चारागाहों के रूप में किया जाता है। अर्थात पठारों पर शुष्क व अर्ध शुष्क शीत जलवायु होने के कारण आसानी से वनस्पतियां उग जाती हैं, जो कि चारागाहों के रूप में काम आती हैं। कहीं कहीं जहां संभव हो वहां निचले पठारों पर कृषि भी की जाती है, जैसे दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार इसके अच्छे उदाहरण हैं जहां पर कृषि की जाती है। याद रखिएगा इनको, दक्कन का पठार और छोटा नागपुर का पठार। नेक्स्ट देखें, पठार सैकड़ों मीटर से हजारों मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। पठारों में खनिज के भंडार होते हैं, जैसे कोयला, लोहा आदि। आज भारत के अंदर जो लोहा कोयला पाया जा रहा है वो पठारों से तो पाया जा रहा है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, यह आप लोगों को पठार का डायग्राम बनाया और दिखाया हुआ है आप लोगों की एनसीईआरटी किताब में, जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में चल रही है। ये पहला यहाँ पे दिया हुआ है चित्र, देखें आप लोग ध्यान से, ये दिए हुए मैदान और ये है पठार। अर्थात पठार वह भाग है जो मैदान से तो ऊंचा है और समुद्र से नीचा है, अर्थात मध्य का भाग ही क्या कहलाता है? पठार कहलाता है। अब अगला टॉपिक है हमारे सामने मित्रों, मैदान। मैदान क्या है? मैदान सामान्यतया सपाट, समतल या ऊबड़ खाबड़ हो सकते हैं। मैदान सामान्यतः क्या हो सकते हैं? सपाट हो सकते हैं, समतल हो सकते हैं या ऊबड़ खाबड़ हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैदान बिल्कुल हो, ये मैदान का चित्र बना हुआ है, सपाट भी है, ये ऊबड़ खाबड़ भी बना हुआ है, आदि प्रकार की मैदान की क्वालिटियां होती हैं। इनकी ऊंचाई औसत इनकी यदि अपन औसत ऊंचाई देखें तो औसत ऊंचाई समुद्र तल से मित्रों 200 मीटर तक ही होती है। यदि अपन एग्जाम में यदि प्रश्न आता है कि मैदान की औसत ऊंचाई होती है, तो औसत ऊंचाई यदि अपन देखते हैं तो समुद्र तल से औसत ऊंचाई इनकी कितनी बताई गई है? 200 मीटर ही बताई गई। यहाँ पे मैं 200 मीटर लिख देता हूँ, अंडरलाइन करता हूँ। औसत ऊंचाई 200 मीटर ही बताई गई है। और पहाड़ों की औसत ऊंचाई बता चुका हूँ मैं आप लोगों को, और समुद्र तल से और मैदान की औसत ऊंचाई आप लोगों को बता रहा हूँ 200 मीटर। पृथ्वी की ठोस सतह का 55% भाग मैदान से घिरा हुआ है। ये नदियों द्वारा पोषित होते हैं और नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के जमने से तैयार होते हैं। इसी कारण ये बड़े उपजाऊ होते हैं, क्योंकि पृथ्वी का जो अधिकांश भाग है 55%, लगभग 55% भाग मैदानों से घिरा हुआ है। और इन्हीं मैदानों में नदियां आ रही हैं, जो कि पहाड़ों से और पठारों से होती हुई नदियां मैदानों में बहती हैं। और मैदानों में ये पहाड़ों से उपजाऊ मिट्टी लेके आती हैं, खनिज मिट्टी लेके आती हैं, और ये मिट्टी जो है मैदानों में जमती चली जाती है। इस कारण से जो मैदान है बड़े उपजाऊ होते हैं और कृषि यहाँ बहुतायत में होती है। क्लियर हो गई बात? गंगा ब्रह्मपुत्र के विशाल मैदान इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। सपाट भूमि होने के कारण परिवहन आसान हो जाता है, अर्थात सपाट भूमि है इसलिए परिवहन भी आसान होता है और सड़क अथवा रेल मार्ग बनाने में बहुत आसानी होती है। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी बहुत अधिक होता है, क्योंकि यहाँ लोग अधिक बसते हैं। ये दो प्रकार से हो सकते हैं, जनसंख्या घनत्व भी बहुत अधिक है। अब मैदान कितने प्रकार के हो सकते हैं मित्रों? मैदान मुख्य रूप से दो प्रकार के हो सकते हैं। एक है तटीय मैदान और दूसरा है आंतरिक मैदान।
अब तटीय मैदान क्या होता है? इस प्रकार का मैदान जो समुद्र के किनारे हो। तटीय मैदान अर्थात नाम से जाहिर हो रहा है तट। इस प्रकार का मैदान जो समुद्र के किनारे होता है उसे तटीय मैदान कहते हैं। और आंतरिक मैदान क्या होता है? इस प्रकार का मैदान जो मुख्य भूमि पर नदियों द्वारा मिट्टी एकत्रित करके बनते हैं, अर्थात समुद्र से कोई लेना देना नहीं होता है, आंतरिक मैदान की श्रेणी में आते हैं। जो आपको डायग्राम दिख रहा है मित्रों, ये आंतरिक मैदान है। यहाँ पर किसी जमाने में मिट्टी जो लाई गई उपजाऊ मिट्टी है वह सारी की सारी नदियों के द्वारा बहाकर लाई हुई मिट्टी है। क्लियर हो गई बात? अर्थात मैदान दो प्रकार से होते हैं, तटीय मैदान और आंतरिक मैदान। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन, 12वां नंबर आप लोगों के सामने हाजिर है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है नदी बेसिन। नदी बेसिन क्या होते हैं? नदी बेसिन अर्थात नदियों के द्वारा जो मिट्टी लाई गई है, उनके द्वारा जो मैदान तैयार कराए गए हैं, वे सारे के सारे नदी बेसिन की श्रेणी में आते हैं। स्थल पर वह प्राकृतिक धारा के रूप में, नदी बेसिन क्या है? स्थल पर एक प्राकृतिक धारा के रूप में बहने वाले जल को नदी कहते हैं। ये नदी की सबसे बढ़िया परिभाषा है कि स्थल पर एक ऐसी प्राकृतिक धारा जो अपने आप बह रही है। बरसात हुई, बरसात में पानी पहाड़ों से नीचे आया और अपने आप जगह बनाती हुई बह रही है। इसका जगह का निर्माण किसी ने नहीं करवाया है, ऑटोमेटिक प्रकृति ने करवाया है। तो ये क्या है? ये नदी कहलाई। ये नदियां ढाल के अनुसार बहती हैं। पहाड़ी इलाकों में से होते हुए ये मैदान में आती हैं और अंत में सागर या झील में मिल जाती हैं। कुछ नदियां जो ऊंचे पर्वतों से निकलती हैं वर्ष भर बहती हैं। अब ऊंचे पर्वतों से जो नदियां बहती हैं उनका वर्ष भर बहने का क्या कारण है? क्योंकि ऊंचाइयों पर बर्फ पाई जाती है और बर्फ लगातार पिघलती रहती है और पिघलने के कारण उनको 12 महीने पानी मिलता रहता है। इसके साथ साथ जब बारिश होती है तो बारिश का पानी भी इन नदियों में आकर मिल जाता है, जिससे ये नदियां लगातार बहती रहती हैं। इन नदियों को जल न केवल बरसात से मिलता है बल्कि पर्वतों पर जमी हुई बर्फ के पिघलने से भी इन नदियों में पानी बहता है। इसी कारण ये नदियां वर्ष भर बहती हैं। इन्हें सदावाहिनी नदी के नाम से जाना जाता है। क्लियर होगी दोस्तों बात? जैसे गंगा, यमुना इत्यादि। इन नदियों के अतिरिक्त कुछ नदियां ऐसी भी होती हैं जो बरसात के मौसम में ही बहती हैं। अर्थात जैसे छोटी नदी, छोटे छोटे पहाड़ों से, अरावली की पहाड़ों पर्वत श्रृंखलाओं से बहुत सी नदियां हैं। जैसे लूनी नदी है, ये बरसाती नदी है। बरसात के समय ये काफ़ी उफान पे आती है और जब बरसात चली जाती है तो ये वापस ये नदी सूख जाती है। तो कुछ नदियां ऐसी भी हैं जो बरसात के मौसम में ही बहती हैं। इन्हें बरसाती नदी कहते हैं या मौसमी नदियों के नाम से जानते हैं। जैसे पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली लूनी नदी। क्लियर होगी बात? अब यदि अपन नदी को देखें तो ये नदी का जो उद्गम स्थल है ये पहाड़ का बताया गया। ये पहाड़ है, ये पहाड़ से नदी तीव्र ढाल से होती हुई बहती हुई दिखाई गई है। ये तीव्र ढाल से बह रही है और ये बहती हुई पठारों पर आ रही है। पठार से ये समतल पर आ रही है और समतल से ये अंत तक कहाँ पहुंच रही है? समुद्र में जाकर या सागर में जाकर विलीन हो रही है। यही है पृथ्वी का अपने पृथ्वी के ऊपर नदी का बहने का तरीका और इसे ही नदी कहते हैं क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से चलती है। नेक्स्ट पेज आपकी स्क्रीन के ऊपर। जिस प्रकार जिस प्रकार एक पेड़ की कई शाखाएं होती हैं, उसी प्रकार नदियों की भी कई शाखाएं होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा एक पेड़ उग रहा है और उस पेड़ पर कई तरह की ये शाखाएं बन गई हैं। उसी प्रकार से नदी की भी कई शाखाएं होती हैं और इन्हीं नदियों की शाखाओं को सहायक नदी कहा जाता है। याद रखिएगा, जैसे ये नदी हिमालय से निकल रही है, ये बहती हुई चल रही है। इस नदी में आसपास और छोटी छोटी नदियां आके मिल रही हैं ऐसे, और इसी को ही हम क्या कहते हैं? सहायक नदियां कहते हैं। क्या कहते हैं? सहायक नदियों के नाम। नदियों में कई शाखाएं होती हैं। इन शाखाओं में बहने वाला जल मुख्य नदी में आकर मिल जाता है। स्थल का यह भूभाग जहाँ नदी और सहायक नदियां बहती हैं, सहायक नदी बहती है, उस नदी का बेसिन कहलाता है। याद रखिएगा, जहाँ नदियां बहती हैं लगातार तो बेसिन, मैदान बेसिन कहला रहा है। जैसे भारत के उत्तरी मैदान में बहने वाली गंगा नदी में उसकी सहायक नदियों जैसे यमुना,
चंबल, सोन आदि बहकर आती हैं। यह समस्त स्थान जहाँ से गंगा में पानी बहकर आता है गंगा बेसिन कहलाता है। ये बेसिन की परिभाषा है। अब है नेक्स्ट टॉपिक हमारा समुद्र व तटीय मैदान। समुद्र और तटीय मैदान। तो समुद्र क्या है? समुद्र जल का अथाह भंडार है। इसका जल खारा होता है। अब सीधा प्रश्न आता है कि समुद्र का जल खारा क्यों होता है, बल्कि समुद्र में जो नदियां आकर मिल रही हैं वो तो मीठा पानी है, लेकिन समुद्र में खारा क्यों है? बिल्कुल सही प्रश्न है। इसका आंसर ये होता है मित्रों कि नदियां जब पहाड़ों से निकलती हैं तो उस समय जो उनका जल होता है वह उस समय एकदम मीठा होता है, लेकिन जब वो रास्ते में बहती हुई आती हैं तो उस समय काफी प्रकार के केमिकल, रासायनिक पदार्थ उन नदियों में मिलते चले जाते हैं, और जब वह समुद्र में गिरते हैं तो रासायनिक क्रियाएं हो जाती हैं जिसके कारण समुद्र का जल खारा हो जाता है। और खारापन बने रहने का एक और कारण है कि लगातार पानी भी उड़ रहा है। क्लियर है बात? छोटे छोटे सागर से मिलकर महासागरों का निर्माण होता है जो अत्यंत विस्तृत है एवं विशाल होते हैं। प्रमुख रूप से पृथ्वी पर 4 महासागर हैं। इन महासागरों में के नाम इस प्रकार हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। आप लोगों के मित्रों एग्जाम में सीधा प्रश्न आता है कि पृथ्वी पर कुल कितने महासागर स्थित हैं? तो 4 महासागर स्थित हैं। पहला है प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर, और तीसरा है हिंद महासागर, और चौथा कौन सा है? आर्कटिक महासागर। इन सागरों व महासागरों में जीवन का एक अथाह संसार है। यहाँ मछलियाँ, केकड़े, कछुए आदि जीव रहते हैं। सागरों में भी धरातल की तरह कई स्थल रूप पाए जाते हैं, जैसे पर्वत, घाटियाँ आदि। ये भोजन व खनिज के रूप में महत्वपूर्ण स्रोत हैं। बिल्कुल सही है। पुराने समय से ही इन सागरों का उपयोग परिवहन के सस्ते साधन के रूप में किया जाता रहा है। नावों तथा बड़े बड़े जहाज़ों की सहायता से बिना कोई सड़क और रेल मार्ग निर्माण किए एक सामान को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाया जा सकता है, बशर्ते कि वहां समुद्र जुड़ा हुआ हो। इसका सीधा सीधा शाब्दिक अर्थ है कि समुद्र परिवहन का बहुत सस्ता साधन है, जिसके माध्यम से आसानी से एक सामान को दूसरी जगह आसानी से पहुंचाया जा सकता है, जहाज़ों के माध्यम से, नावों के माध्यम से। लेकिन शर्त यह होती है कि समुद्र वहां पर टच करता हो, तभी समुद्री मार्ग वहां पर पॉसिबल हो सकेगा। समुद्र के किनारे पर स्थित स्थल को तट कहा जाता है। इन तटों का इस्तेमाल लोग सैर सपाटे के लिए भी करते हैं। समुद्र के किनारे पर रहने वाले लोग मछली पालन भी करते हैं, और वही तट से थोड़ा दूर कृषि भी की जाती है। देखें अब द्वीप। आप लोगों की स्क्रीन पर 14वां पेज खुला है। द्वीप क्या है? द्वीप और प्रायद्वीप में अंतर होता है मित्रों। द्वीप क्या है और प्रायद्वीप क्या है? इसका बहुत सिंपल सा है। द्वीप क्या है? इस प्रकार का स्थान जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो वह द्वीप कहलाता है। और प्रायद्वीप क्या है? इस प्रकार का स्थान जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हो वह क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। जैसे हमारा भारत एक क्या है? प्रायद्वीप है। और अंडमान निकोबार क्या है? एक द्वीप है जो कि चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? पानी से घिरा हुआ है। श्रीलंका है, वह भी एक द्वीप है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। देखें अपन स्टडी करते हैं। द्वीप ऐसा स्थलीय भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हो द्वीप कहलाता है। यह महाद्वीपों से छोटा होता है तथा नदी, तालाब, समुद्र या महासागर में कहीं भी स्थित हो सकता है। जैसे अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए द्वीप कहलाता है। क्या आप जानते हैं कि असम में बह रही ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली जो द्वीप है वह दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है? तो सीधा प्रश्न आता है कि दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप अवस्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप अवस्थित है, तो यह असम में बह रही ब्रह्मपुत्र नदी के माजुली द्वीप
द्वीप पर दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप स्थित है? ये सीधा इस प्रश्न का आंसर होता है, माजुली जो द्वीप है वह दुनिया का मित्रों सबसे बड़ा द्वीप बताया जाता है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट अपन चलते हैं। आपने जाना कि चारों ओर पानी से घिरे स्थलीय भाग को द्वीप कहते हैं। क्लियर है बात? पर आप क्या बता सकते हैं कि ऐसे स्थान को क्या कहेंगे जिसको तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो? तो सिंपल सी बात है, ऐसे स्थान को क्या कहेंगे? प्रायद्वीप कहेंगे। जैसे भारत है, भारत तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए भारत को हम प्रायद्वीप नाम देते हैं। क्लियर है बात? नेक्स्ट अपन चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट 15वां आप लोगों के सामने हाजिर है। 15वां पेज आप लोगों के सामने खुल चुका है, जिसमें कुछ प्रश्न है जो कि आप लोगों की पुस्तक में दिए गए हैं। मानाकी पर्वत किस महासागर की तली में स्थित है? बताएं। मानाकी पर्वत पढ़ा चुका हूं मैं, थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया है। मानाकी पर्वत किस महासागर की तली में स्थित है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर? मानाकी पर्वत किस महासागर की तली में स्थित है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर? तो इसका आंसर होगा मित्रों प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न आप लोगों के, तीन तरफ से पानी से घिरे भूभाग को कहते हैं? तीन तरफ से पानी से घिरे भूभाग को क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं या उपमहाद्वीप कहते हैं? यदि तीन तरफ से कोई स्थान घिरा हुआ हो तो उसको हम क्या कहेंगे? ये तीन तरफ से घिरा हुआ है, एक, दो, तीन, तो इसको हम क्या कहेंगे मित्रों? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? प्रायद्वीप। भारत क्या है? एक प्रायद्वीप ही है, तो इसको हम प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। इसके साथ मित्रों ये आप लोगों का चैप्टर समाप्त हुआ। मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आप लोगों को कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताएं ताकि और सुधार किया जा सके। इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करेंगे तो उससे आपको ये प्रॉफिट होगा कि मेरा आने वाला जितने वीडियो हैं वो आप लोगों को तुरंत मिलते चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।